नमस्कार। इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कुल 14 बैठकों के दौरान चर्चा के बाद पारित हुए 18 बिल। करीब 74% रही कार्य उत्पादकता। स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए सभी का जताया आभार। राज्यसभा में आपराधिक कानून से जुड़े तीनों विधेयकों पर चर्चा जारी। दूरसंचार विधेयक 2023 ध्वनिमत से पारित। लोकसभा में पास हुआ प्रेस और पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक। वहीं अमर्यादित व्यवहार के चलते लोकसभा से आज भी 3 सांसद निलंबित। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन। बीजेपी किसान मोर्चा का देशव्यापी प्रदर्शन। वहीं विपक्ष ने सांसदों के निलंबन पर विरोध जताते हुए निकाला मार्च। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों की हिरासत 15 दिन बढ़ी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों की मांगी थी और रिमांड। एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर मुश्किल में फंसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। राजस्थान में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भारी बारिश से प्रभावित इलाके में राहत और बचाव कार्य जारी। राज्य का दौरा कर रही केंद्र की टीम बारिश से हुए नुकसान के आकलन में जुटी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज हो रहा है 3 मैचों की वनडे सीरीज का अंतिम मुकाबला। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को लगे शुरुआती झटके। सीरीज में दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर। और अब खबरें विस्तार से। आज लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 4 दिसंबर को शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 14 बैठकें हुई, जिनमें भारतीय न्याय संहिता, दूरसंचार विधेयक सहित 18 बिल पारित किए गए। लोकसभा के शीतकालीन सत्र की उत्पादकता करीब 74% रही। सदन की कार्यवाही में सहयोग के लिए अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों का आभार जताया। बता दें कि यह 17वीं लोकसभा का 14वां सत्र था। इस सत्र का आरंभ 4 दिसंबर 2023 को हुआ था। इस सत्र में हमने 14 बैठकें की, जो 61 घंटे 50 मिनट तक चली। सत्र के दौरान कुल 12 सरकारी विधेयक लोकसभा में पुनर्स्थापित किए गए। सत्र के दौरान कुल 18 सरकारी विधेयक लोकसभा में चर्चा के बाद पारित किए गए। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के मकसद से लाए गए प्रेस और पत्र पत्रिका पंजीकरण विधेयक 2023 को लोकसभा में पारित किया गया। इस विधेयक पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को खत्म करने वाला है। पिछले 10 वर्षों में पुराने संसद भवन हो या नया संसद भवन, इनमें गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर नए भारत के लिए नए कानून बनाने का जो शानदार काम हुआ है, सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार प्रकट करना चाहता हूं सभी माननीय सांसदों का। उसी दिशा में आज मैं भी आप सबके सामने प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 को लेकर आया हूं। ये बिल भी
गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर नए भारत के लिए एक नया कानून लाने का कार्य हमने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब केवल 2 महीने के अंदर आरएनआई में पत्र पत्रिकाओं का पंजीकरण हो सकेगा। 1867 का ये बिल है और उस समय 1867 में भारत गुलाम था और अंग्रेजों की मानसिकता थी कि प्रेस को भी कहीं ना कहीं अपने हाथ में रखें, यहां तक कि उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स ये पूरा एक सिस्टम था। ये 8 चरण में इसको किया जाता था। मुझे सदन में कहते हुए प्रसन्नता है, अब 2-3 साल नहीं लगेंगे, केवल 2 महीने के समय के अंदर आपको अपना समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, उसकी अनुमति मिलेगी। वहीं लोकसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त और कार्यालय विधेयक 2023 पारित हो गया। ये विधेयक निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा। इस विधेयक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और पद से हटाए जाने से जुड़े प्रावधान शामिल किए गए। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि इतने गरिमामय पद को लेकर उनके नियुक्ति से लेकर वेतनमान तक सभी विषयों पर गहनता से विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि इसमें एक विशेष प्रावधान भी जोड़ा गया है कि पद पर रहते हुए अगर कोई मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त कोई नया नियम पास करता है तो उसके खिलाफ अदालत में कोई कार्यवाही नहीं होगी। दूरसंचार विधेयक 2023 राज्यसभा से पारित हो गया है। इससे पहले इस विधेयक को लोकसभा पारित कर चुकी है। विधेयक दूरसंचार सेवाओं और नेटवर्क के विकास, विस्तार और संचालन से संबंधित कानून में संशोधन करेगा। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री का मामला गर्माता जा रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा ने आज प्रदर्शन किया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भाजपा ने अपना विरोध जताया। वहीं राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाकर सांसदों ने अपना रोष जताया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान को लेकर कहा कि यह न केवल राजनीतिक मुद्दा है नहीं है बल्कि ये एक भावनात्मक मुद्दा है। वहीं इस दौरान उन्होंने ईडी के सामने पेश होने से बच रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया गया है, जिस प्रकार से सार्वजनिक रूप से एक संवैधानिक उच्च पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का अभद्रामी पूर्वक अपमान किया गया है, दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल इश्यू। ये केवल एक राजनीतिक विषय नहीं है। भारत जैसे देश में यह एक संवेदनशील इशू है, इमोशनल इशू भी है। आपको जनता वोट नहीं देगी, आपको जनता हराएगी। आप अपना फ्रस्ट्रेशन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पर निकालेंगे, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। वो विपासना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि आप मुझे पूछताछ के लिए बुला ले। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, आप कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपासना के लिए जाएंगे और इस कारण से आप गवर्नेंस में भाग नहीं लेंगे और आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे। Arvind and accountability will never travel together. और संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में चारों आरोपियों की पुलिस रिमांड 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी मनोरंजन, सागर, अमोल और नीलम की पुलिस रिमांड की अवधि
15 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर की अदालत में ये आरोपियों की पेशी हुई थी और सुनवाई के बाद उन्होंने दिल्ली पुलिस को 15 दिनों की रिमांड बढ़ा दी। और अपने बयानों से हमेशा विवाद में रहने वाले राहुल गांधी की एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान की वजह से मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल राजस्थान में चुनावी रैलियों में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जेब कतरा कहा था। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की जेब कतरे टिप्पणी पर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक नई याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इनका एकमात्र उद्देश्य मतदाताओं को प्रभावित कर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। दिल्ली उच्च न्यायालय का कहना है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 22 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिया गया भाषण, जिसमें उन्हें जेब कतरा कहा गया था, अच्छे संदर्भ में नहीं था। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भारत निर्वाचन आयोग को 8 सप्ताह के भीतर मामले पर निर्णय देने का निर्देश दिया है। और पिछले दिनों देश में संविधान में संशोधन को लेकर छिड़ी बहस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराम लगा दिया। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने सबसे परिवर्तनकारी कदमों को ऐसा कुछ किए बिना और जन भागीदारी के जरिए साकार किया है। पीएम ने संविधान में संशोधन किए जाने की किसी भी बात को निरर्थक बताते हुए खारिज कर दिया। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने देश में लाए गए बदलाव पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वच्छ भारत, शौचालय निर्माण अभियान से लेकर करीब 1 अरब लोगों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तक लाने तक के सफर का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि मोदी के विरोधियों को चिंता सता रही है कि अगर वो तीसरी बार जीतते हैं तो इसका इस्तेमाल भारत को स्पष्ट रूप से हिंदू गणराज्य बनाने के लिए संविधान में संशोधन करके करेंगे। इस पर मोदी ने कहा कि भाजपा के आलोचकों को अपनी राय रखने का अधिकार है। ये दावे न केवल भारतीय लोगों की बुद्धिमत्ता का अपमान करते हैं, बल्कि विविधता और लोकतंत्र जैसे मूल्यों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को भी कम आंकते हैं। पीएम मोदी से इंटरव्यू में विदेश नीति से लेकर भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को लेकर सवाल किया गया। तब पीएम मोदी ने अपनी सरकार पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भारतीय समाज में किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव की कोई भावना नहीं है। पीएम ने कहा कि यहाँ वो सभी खुशी से और समृद्ध होकर रह रहे हैं। भारतीय समाज में किसी भी धर्म के अल्पसंख्यक के प्रति भेदभाव का कोई भावना नहीं है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री और जनता दल सेक्युलर के अध्यक्ष HD देवेगौड़ा से मुलाकात की और देश की प्रगति में उनके अनुकरणीय योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उनसे मिलना हमेशा सुखद होता है। मोदी ने कहा कि भारत देश की प्रगति में देवेगौड़ा जी के अनुकरणीय योगदान को बहुत महत्व देता है। विविध नीतिगत मामलों पर उनके विचार व्यवहारिक और भविष्यवादी हैं। इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत के बाद भाजपा और जनता दल सेक्युलर ने कर्नाटक में गठबंधन की घोषणा की है। राजस्थान के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा उप मुख्यमंत्रियों दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान सेना के प्रमुख के अमेरिका दौरे पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चरमपंथी तत्वों पर कार्रवाई करने की उम्मीद जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आतंकवाद और सीमा पार हमलों के लिए पाकिस्तान के समर्थन को लेकर भारत की चिंता जग जाहिर है और वो उम्मीद करते हैं कि अन्य देश भी काउंटर टेररिज्म को गंभीरता से लेंगे। Reports that we saw, yes, we did see some reports on this in this regard about these meetings. Look, our concerns about Pakistan's support for terrorism, its support for cross-border attacks is well known.
we would hope that other countries also take counter-terrorism seriously. भारत वर्ष 2024 की पहली तिमाही में पहली बार अपने अपतटीय खनिज की नीलामी शुरू करेगा। इससे संसाधन के आधार को विविधीकृत और हरित ऊर्जा खनिजों को हासिल करने में मदद मिलेगी। ये जानकारी केंद्रीय खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेशनल जियो साइंस डेटा रिपॉजिटरी के पोर्टल के उद्घाटन समारोह के दौरान दी। सरकार की योजना 15 में से 10 अपतटीय ब्लॉकों में खनन के लिए मार्च में नीलामी शुरू करने की है। इस सिलसिले में खनन मंत्रालय अपतटीय खनन के लिए कानून और नियमन तैयार कर रहा है। खनन मंत्रालय ने बताया कि नीलामी के लिए 10 से 15 ब्लॉक तैयार हैं। शीघ्र ही परामर्श के लिए नियम कायदे जारी किए जाएंगे। खनन मंत्रालय अंतर मंत्रालय परामर्श कर रहा है, जिसमें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और आवश्यक मंजूरियों के संबंधित निकाय शामिल हैं। सरकार ने अपतटीय क्षेत्र खनन विकास व विनियमन अधिनियम 2002 को स्वीकृति मिलने के बाद अपतटीय ब्लॉक की नीलामी के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा सरकार ने 20 महत्वपूर्ण खनिजों को नीलाम करने की प्रक्रिया 29 नवंबर को शुरू की थी। महत्वपूर्ण खनिज आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी हैं और उनकी आपूर्ति श्रृंखला विघटन के प्रति संवेदनशील है। महत्वपूर्ण खनिज 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हैं। भारत अपतटीय क्षेत्र में अभियान की शुरुआत करके अपने अत्यधिक फैले विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र यानी EEZ में खनिज की खोज करेगा। भारत के अपतटीय खनन में हाथ आजमाने के बाद राष्ट्र की स्पष्ट भूवैज्ञानिक क्षमता का दायरा हालिया 6.88 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक बढ़ने की उम्मीद है। और पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा समेत 9 लोगों को सुनाम की जिला कोर्ट ने 15 साल पुराने केस में 2 साल कैद की सजा सुनाई है। सजा पाने वालों में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष और जिला योजना बोर्ड के पूर्व चेयरमैन राजिंदर सिंह राजा भी शामिल हैं। पंजाब सरकार के मंत्री अमन अरोड़ा के साले राजिंदर दीपा ने करीब 15 साल पहले 2008 में कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में दीपा ने आरोप लगाया था कि अमन अरोड़ा और उसके साथियों ने उनके घर में घुसकर उन पर हमला किया था। उस समय अमन अरोड़ा और राजिंदर दीपा दोनों कांग्रेस में थे और दोनों के बीच राजनीतिक खींचतान चरम पर थी। अब दोनों नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी है। वर्तमान में अमन अरोड़ा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, जबकि राजिंदर दीपा अकाली दल के महासचिव हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किरण सिंह देव को छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। बता दें कि किरण सिंह देव छत्तीसगढ़ के जगदलपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। और अब बात काशी तमिल संगमम की। काशी में शंकराचार्य चौक, जहां पर काशी विश्वनाथ के दर्शन के पश्चात तीसरा समूह गोदावरी पहुंचा, जहां काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने हर सदस्य का अंग वस्त्रम से स्वागत किया। समूह के सदस्य दर्शन और यात्रा से अभिभूत हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तीसरा समूह गोदावरी के नाम से, इसके सदस्य सभी प्रोफेशनल्स हैं, बाबा के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन के बाद चूंकि काशी आना इनकी जीवन की एक उपलब्धि में है, एक सोच में है, तो जो आ गए हैं बाबा के दर्शन कर लिए हैं और शंकराचार्य चौक पर हैं, उनसे ही बात करते हैं। आप इस गोदावरी के पार्ट हैं, बाबा के दर्शन किया, काशी तमिल संगमम के पार्ट बनने के बाद बाबा के दर्शन करने और भव्य काशी विश्वनाथ धाम देखकर आपको कैसा लगा? हर हर महादेव, पहले सबको प्रणाम है। हम लोग तमिलनाडु से आए हैं, हम लोग बहुत उत्सुक है, बहुत खुश हुआ इधर से। ये सबका क्रेडिट तो मोदी जी को जाता है।
हम लोग इतना उत्सुक है, वो हम दूसरा स्टेट से इस स्टेट को आया है, इधर का भाषा, इसका कल्चर क्या है, सब सीखने के लिए हम लोग को देख के बहुत बहुत संतुष्ट है, सब लोग बहुत संतुष्ट है। हम तो प्रधानमंत्री से ये विनम्रता कर रहा हूँ, सबको ये मिलना है, ऐसा मौका मिलना, सभी लोगों को ये करना है। प्रणाम। ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि और लोगों को भी ऐसा मौका मिले, आप क्या कहेंगे? Sir, I am coming from Chennai, sir. This is the first time I had this temple visit. So this is I am very much proud for this moment. And one more thing, very thanks to Modi ji. Those who are all interested in the Shiva temple, they are very much happy to attending this function, and we are proud of this. ओम नमः शिवाय सर, बहुत खुशी हुआ सर वो विश्वनाथ दर्शन के लिए, और उनको सिर में जल डालने के लिए बहुत खुशी हुआ सर। और प्रधानमंत्री और सारा लोगों हमारा स्वागत करना, और सारा लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे? आप यंग हैं और आपको यहाँ पे आने का मौका मिला। को हम सबको बाबा जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और ये अद्भुत विषय है कि हम इतनी दूर से चलकर, रेलगाड़ी में चलकर यहाँ काशी में दर्शन करने का ये मौका हम कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे इसको। हम इस दौरान प्रधानमंत्री जी को और शिक्षा मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। ये युवा हैं तमिलनाडु के, दर्शन किया यहाँ पर, और इनकी सोच देखिए, जो सोच भारत सरकार की है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की, उसी की बात यह युवा कर रहा है कि यहाँ आने पर यह पता चल रहा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत एक ही है, काशी विश्वनाथ धाम में। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, काशी विश्वनाथ धाम, शंकराचार्य चौक, वाराणसी। और काशी तमिल संगमम का दूसरा समूह, जिसका नाम यमुना है, इस समूह में शिक्षकों को शामिल किया गया है। इस समूह के लिए नमो घाट पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र रखा गया था, जिसके बाद तमिलनाडु से आई शिक्षिकाओं ने डीडी न्यूज से अपने अनुभव साझा किए। ये टीचरों का समूह है, तमिलनाडु से आया हुआ है। इन लोगों ने यहाँ पर आकर काल भैरव, काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लिए हैं, और अब इनका एक सेशन भी हो चुका है बीएचयू के अध्यापकों के साथ, काशी के अध्यापकों के साथ। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस इन काशी, इन योर काशी तमिल संगमम? Very happy to be here. It is a relationship between the Kashi and Tamil Nadu. Usually we have seen in the reader and other thing. Now really I experienced. I should thank definitely the UP government as well as our Prime Minister to give us a wonderful opportunity. Words are not express my feeling, and moreover that see we are getting, this is a lifetime remembrance for us. Memories are in our heart, making us to remember this award is there. Lot of things we can carry from here. Ek Bharat Shresth Bharat, Yeah. she is saying about. What is your experience? That was a fantastic opportunity given to me, Ek Bharat Shrestha Bharat. I enjoyed every moment staying here. We received the VVIP escorts, VVIP treatment, and I really wholeheartedly thank this Kashi Sangamam, the UP government and Modi ji, who has made this fantastic arrangement without any flaw. Every moment we enjoyed, and the last but not the least, Kashi Sangamam, this program was honored with us with the felicitation and the award. It was a lifetime experience for us. Actually, it is said in ancient days it will take more than 10 days to reach Kasi from Tamil Nadu. But what are all the good deeds we did, we don't know. But today we got this opportunity. It was made easy actually, and they have took us from Tamil Nadu. We got a very excellent hospitality. ये अध्यापक हैं, शब्द नहीं है इनके पास धन्यवाद करने के लिए, इस अनुभव को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर भी ये बताते हैं कि किस तरह से भगवान विश्वनाथ को गंगाभिषेक किया। वो अगर अपने पैसे से आते तो भी यह अनुभव नहीं प्राप्त कर पाते। अद्भुत है इनका अनुभव काशी में। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम,
डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। तो ये थी काशी तमिल संगमम की बात, और इसी के साथ इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।